बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम एक न्यू चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो ये वर्ड सीक्वेंस है ये सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, आपकी डिफरेंट साइंसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कभी आईक्यू जो टेस्ट है वो दें, या कभी नेवी का, आर्मी का या फोर्सेस का कभी आप टेस्ट दें, तो उसमें सीक्वेंस का क्वेश्चन लाजमी पेपर में होता है। तो पहले आप सपोज़ करें कि आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, इन जनरल हम बात करते हैं। तो मैंने लिखा है कि इन जनरल स्पीकिंग सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन, सीक्वेंस इज़ अ स्पेशल अरेंजमेंट या पैटर्न। सीक्वेंस जो है वर्ड वो असल में अरेंजमेंट के लिए, एक तरतीब के लिए, एक स्पेशल पैटर्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो अरेंजमेंट या पैटर्न जो है वो किस चीज़ का होता है? एलिमेंट्स का होता है। और वो जो एलिमेंट्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? आपके नंबर्स हो सकते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, आपकी कोई ज्योमेट्रिक फिगर्स हो सकती हैं, एक्सेट्रा। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा कि आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस की कुछ एग्जांपल दी हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि सीक्वेंस आपके पास एक स्पेशल अरेंजमेंट है, ऐसी अरेंजमेंट, ऐसा पैटर्न जिसकी कुछ एलिमेंट्स को देखकर आपको आइडिया हो जाए कि अगला एलिमेंट कौन सा आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3 4। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला एलिमेंट आप जानते हैं यहाँ पर 5 होगा, फिर 6 होगा। और ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस है नंबर्स का। जैसे मैंने लिखा कि ऊपर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं किसी भी सीक्वेंस में, वो एलिमेंट्स नंबर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये सीक्वेंस है नंबर्स का है, यहाँ पर एलिमेंट्स आपके नंबर्स हैं। अगला यहाँ पर जो पैटर्न है या सीक्वेंस है उसमें पहला एलिमेंट ए है, फिर अगला ए बी है, फिर ए बी सी है। आप समझ चुके हैं कि अगला एलिमेंट ए बी सी डी आएगा, फिर ए बी सी डी ई आ जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये अल्फ़ाबेट्स का है, ये आपका सीक्वेंस है अल्फ़ाबेट्स का है। अब उसके बाद जो तीसरा है ये भी यहाँ पर सीक्वेंस तो अल्फ़ाबेट्स का है, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो पैटर्न है, जो अरेंजमेंट है वो किस तरह चल रही है चेक करें, सोचें ज़रा। पहला ए है, अगला एलिमेंट जेड है, फिर बी है, फिर अगला एलिमेंट वाई है, फिर सी है, फिर एक्स है। अब आप मुझे सोच के बताएं कि अगला एलिमेंट इसके बाद क्या होगा। ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपसे यही इस तरह ही पूछा जाता है। तो अगला एलिमेंट आप जानते हैं, यहाँ पर देखें पैटर्न इस तरह चल रहा है कि पहले मैं शुरू के अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, फिर एंड के अल्फ़ाबेट लिखता हूँ। ए आ गया, फिर जेड आ गया, फिर बी आया, फिर वाई आया, फिर सी आया, फिर एक्स आ गया। सी के बाद यहाँ पर अगला एलिमेंट आएगा डी, और उधर एक्स से रिवर्स लें तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब ये दोनों आपके पास जो एलिमेंट ये सीक्वेंसेस हैं ये किसके हैं? अल्फ़ाबेट्स के। ये भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो अगला है वो फिगर्स बनाई हैं। फिगर कुछ इस तरह है कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल है, फिर ये ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल है, फिर सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि इसके आगे अगर आपको मैं कहूँ तो तीसरी जो फिगर बनेगी वो क्या होगी? हर ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल आएगा। तो पहले ये ट्रायंगल आएगी, फिर ये सर्कल आ गया, फिर इसके अंदर एक ट्रायंगल बनेगी, फिर उस ट्रायंगल के दोबारा अंदर एक सर्कल आएगा, और ये प्रोसीजर चलता जाएगा आपके पास। ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक फिगर्स का सीक्वेंस आ गया। उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने ज्योमेट्रिक फिगर्स की ही एक एग्जांपल ली है। ये ट्रायंगल है, इसके अंदर 3 लिख दिया, फिर ये स्क्वायर है, इसके अंदर 4 लिख दिया, फिर 5 है, फिर इसके अंदर ये लिख दिया, फिर ये पेंटागन है, इसके अंदर 5 लिख दिया है। और आगे मैंने ये फिगर बनाकर आपसे पूछा है कि यहाँ पर क्या लिखना चाहिए। तो अब आपके पास ये भी एक सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक फिगर्स का, और इसमें आपने तरतीब को पहचानना है कि असल में यहाँ पर पैटर्न क्या है। तो पैटर्न यहाँ पर ये चलता है कि जी आपके पास ये ट्रायंगल है, इसके अंदर इस ट्रायंगल की जितनी साइड्स हैं वो वाला नंबर अंदर मौजूद है। तो ये पॉलीगॉन्स हैं सारी, दीज आर ऑल दी पॉलीगॉन्स, और इन पॉलीगॉन्स की जितनी साइड्स हैं वो मैंने अंदर लिखी हुई हैं। तो ये आपके पास ट्रायंगल में 3 साइडें हैं तो 3 लिखा है, स्क्वायर में 4 है तो 4 लिखा है, पेंटागन में 5 है तो 5 है, तो यहाँ पर साइडें हैं 8, तो इसके अंदर यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास सीक्वेंस की जो कंसेप्ट आपके पास उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे सिर्फ अपनी बुक के, अपने सिलेबस के हवाले से। ठीक है। सीक्वेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा। नेक्स्ट मैथमेटिकली आप सीक्वेंस की डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे अगर आपको पेपर में पूछी जाती है। तो मैंने लिखा सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। पहली बात याद रखिएगा, सीक्वेंस एक फंक्शन का नाम है। अब जाहिर सी बात है फंक्शन में डोमेन भी होती है, रेंज भी होती है। तो एक ऐसा फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर्स और इट्स सबसेट। ठीक है। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर और उसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है।
ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ये आपने पेपर में लिखनी है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है। सिंबॉलिकली एक सीक्वेंस को जब आपने इन टर्म ऑफ फंक्शन लिख कर दिखाना तो ऐसे लिखेंगे आप, एफ इन दो डॉट्स को, नुक्तों को आप पढ़ते हैं सच डैट एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो एफ इज़ अ फंक्शन फ्राम नेचुरल नंबर इस इम्प्लाइज का जो एरो का निशान है इसको पढ़ते हैं 2, तो एफ इज़ अ फंक्शन फ्राम नेचुरल नंबर टू आर मतलब यहाँ पर ये जो आर नज़र आ रहा है इसे सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं, ये वाला जो एन है इसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। एस डॉट टी मतलब सच डैट के एफ ऑफ एन इक्वल है ए एन के। तो ये सिंबल्स आपने याद रखने हैं, इसको आपने ऐसे ही एज इट इज़ याद करके लिखना है, दिस रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस, ये इसकी डेफिनेशन है। अब उसके बाद सीक्वेंस में अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की टर्म्स जिन्हें आप उर्दू में रकमें बोलते हैं वो क्या होती हैं। मैंने लिखा है यूजली अ सीक्वेंस विद इट्स nth टर्म with its nth term an इज़ डिनोटेड बाय an के ऊपर ये जो आप ब्रैकेट्स लगाते हैं, ये वाली करली ब्रैकेट्स जो हैं, अगर एक सीक्वेंस को आमतौर पर हम इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है, इन ब्रैकेट्स के अंदर ये an लिखेंगे और an को पढ़ते हैं सीक्वेंस की nth टर्म। सो यहाँ पर A1 A2 A3 अप टू सोन चलता रहेगा, दिस रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखा करेंगे विद A1, यहाँ पर A1 कहते हैं फर्स्ट टर्म को, A2 कहते हैं सेकंड टर्म को, AN कहते हैं nth टर्म को, या उसका दूसरा नाम होता है लास्ट टर्म, या तीसरा नाम जर्नल टर्म भी होता है। अब ये जर्नल टर्म होती क्या है असल में, मैंने लिखा है जी जर्नल टर्म इज़ वन ऑफ द टर्म डैट रिप्रेजेंट ऑल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जर्नल टर्म उस टर्म को कहते हैं जो किसी सीक्वेंस की हर रकम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने कुछ एग्जांपल जो पीछे आपके साथ डिस्कस की, उन एग्जांपल्स में यहाँ पर जो आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ये मैंने लिखा 1 2 3 4, तो ये इसकी टर्म्स हैं। मिसाल के तौर पर इस सीक्वेंस की मैं आपको कहूँ पहली टर्म क्या है, तो आप कहेंगे जी A1 इज़ इक्वल टू 1 इज़ दी फर्स्ट टर्म। आपको कहूँ कि इसकी चौथी टर्म कौन है, तो आप कहोगे A4 इज़ इक्वल टू 4। अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर मैं आपको कहूँ इसकी तीसरी टर्म कौन सी है, तो आप कहेंगे A3 इज़ इक्वल टू ABC, ठीक है। अब आपको नीचे जो फिगर्स हैं इनमें मैं कहूँ कि ये वाली इसकी कितनी टर्म है, तो आप कहेंगे ये इसकी तीसरी टर्म है, ठीक होगी बात क्या नहीं। तो ये इसकी रिप्रेजेंट करते हैं इसकी टर्म्स को, और सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं उनको इस तरह कॉमा के जरिए सेपरेट किया जाता है, यानी कि जब सीक्वेंस आपने लिखना है तो बीच में इस तरह कॉमे लगा कर लिखना है उसे आपने, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज़ ये है कि सीक्वेंस दो तरह का होता है यहाँ पर, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। जिस तरह सेट दो तरह के होते हैं, मैंने लिखा इफ़ द नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर फाइनाइट, अगर किसी सीक्वेंस की जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं उसमें जो रकमों की तादाद है वो फाइनाइट है, देन सच सीक्वेंस इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, तो उस सीक्वेंस को हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस, और अगर ऐसा नहीं है उसमें रकमें इनफाइनाइट है तो फिर उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने जो पीछे एग्जांपल लिखी हैं उनमें आपने देखना है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। ये पहला जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 अप टू सोने चलता जा रहा है, दिस इज़ इनफाइनाइट सीक्वेंस, दिस इज़ इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये इनफाइनाइट है। ये अगला जो है A आया, AB आया, ABC आया, आगे चलता जा रहा है, ये फाइनाइट होगा। जारी सी बात है, ये कहाँ कैसे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं ABC, अगला आएगा ABCD, फिर आएगा ABCDE, फिर आएगा ABCDEF, और एंड में जाकर आखिरी टर्म होगी इसकी ABCD से लेकर Z तक, यानी कि A से लेकर Z तक पूरी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिख दूंगा। तो दिस इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस, दिस इज़ आवर फाइनाइट सीक्वेंस। इसी तरह ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ये भी हमारा फाइनाइट सीक्वेंस है। इसके अलावा ये जो ट्राइंगल्स मैंने बनाई हैं, ठीक है, इनको आप चाहे जितना मर्जी बढ़ाते जा सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास इनफाइनाइट में आ सकता है, और ये वाला ये भी इनफाइनाइट है। आप जितनी पॉलीगॉन्स बनाते जाएंगे, जितनी साइडें बनाते जाएंगे, उतना ही अंदर नंबर आता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ आल्सो इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। अब मैं अपनी बुक की एक्सरसाइज 6.1 जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करेंगे। दूसरा मुझे आपने ये बताना है लाजमन कि ये जो मैं आपको कॉपी पर बैठ कर पढ़ा रहा हूँ बजाय वाइट बोर्ड के, क्या ये मेथड आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। इसमें काम थोड़ा सा जल्दी और ज़्यादा भी हो जाता है और वीडियो की लेंथ भी थोड़ी छोटी रहती है, ठीक है। लेकिन बस इसमें इतना फ़र्क है कि मैं आपके सामने यहाँ पर आकर नहीं पढ़ा रहा, तो मुझे लाजमन कमेंट्स करके आप बताइएगा। ले बेटा, एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने लगे हैं। वीडियो की लेंथ अगर थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दे तो डिफरेंट सेटिंग में आप उसको बैठ कर देख लिया करें बजाय स्किप करने के। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट दी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंसेस। आपको सीक्वेंसेस की nth टर्म दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने उनकी पहली 4 टर्में मालूम करनी है। जैसे यहाँ पर है an = 2n-3, तो ये सीक्वेंस की nth टर्म आपको गिवन है, आपने इसकी पहली 4 टर्में मालूम करनी है। तो सिर्फ तरीकाकार ये है कि यहाँ पर आप ऐसा करें, टेबल चाहे बना लें, टेबल की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, वो भी चल जाएगा। यहाँ पर लिखें n और यहाँ पर लिखेंगे an। n की वैल्यू पहले 1, फिर 2,
फिर 3, फिर 4। क्योंकि आपने 4 टर्म मालूम करनी है तो 4 पर जाकर आप इसे यहाँ पर रोक देंगे, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि यहाँ पर n की जगह पहले 1 पुट करो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1-3। कितना बनेगा ये? 2 - 3 डैट इज इक्वल टू -1। तो इसकी पहली टर्म का जवाब आ गया -1। फिर आप n की जगह 2 पुट करो, 2 इंटू 2 - 3, ये आंसर बन जाएगा 1। फिर आप यहाँ पर n की जगह 3 पुट करो, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 -3, 6 - 3 डैट इज इक्वल टू 3। फिर आप n की जगह यहाँ पर 4 पुट करो, -3, आंसर कितना आएगा? 2 4 8, 8 - 3 5। तो ये इसकी जो 4 टर्में वो आ गई हैं। A1 का आंसर -1 के बराबर, A2 का आंसर +1 के बराबर, A3 का आंसर 3 के बराबर, और इसकी चौथी टर्म का जवाब आ गया 5 के बराबर। क्लियर होगी बात करें? तो ये आपने इस तरीके से करना है। कुछ क्वेश्चन मज़ीद यहाँ से हम करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है जी, an इज इक्वल टू -1 की पावर n का स्केयर। अच्छा, टेबल नहीं भी बनाना तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल यहाँ पर बस आप वैल्यू पुट करते जाओ। n की जगह 1 पुट करो, ये आ जाएगा -1 की पावर 1 इंटू 1 का स्केयर। अब ये -1 की पावर 1 जो है, अगर ऊपर पावर ओड होगी, अगर याद रखें -1 की पावर अगर होगी इवन, तो फिर तो आंसर आएगा +1 के बराबर। और अगर -1 की पावर हुई ओड, तो फिर आपने इसका आंसर लिखना है -1 के बराबर, ठीक है। तो ये -1 की पावर 1 है, तो ऊपर वाली पावर ओड है, तो इसका आंसर आएगा -1। और 1 का स्केयर होता है 1 के बराबर, तो आंसर क्या बन जाएगा? -1। तो फर्स्ट टर्म का जवाब आ गया -1। नेक्स्ट यहाँ पर अब आप A2 निकालना है, तो n की जगह 2 पुट कर दो, ये आ जाएगा -1 का स्केयर इंटू 2 का स्केयर। अब जैसे मैंने बताया कि -1 की पावर इवन है ऊपर, तो इवन आएगा तो इसका आंसर आएगा +1, और 2 का स्केयर हो गया 4, तो आंसर कितना बन गया? 4 के बराबर। अब आपने n की जगह 3 पुट कर देना, ये आ जाएगा -1 की पावर 3 इंटू 3 का स्केयर। तो -1 की पावर 3 और नंबर है, ये -1 आ जाएगा, 3 का स्केयर हो गया 9, आंसर कितना बन जाएगा? -9। अब n की जगह 4 पुट कर दो, ये आ जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 4 का स्केयर। तो -1 की पावर 4 इवन नंबर है, इसका आंसर जवाब आएगा +1, 4 का स्केयर हो गया 16, आंसर कितना बन गया? 16। तो ये इसकी 4 टर्में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूँ इसका 7th पार्ट। बाकी आसान पार्ट हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है, वो आई होप कि आप कर सकते हैं। 7th पार्ट देखें। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर 7th पार्ट इज़ इंटरेस्टिंग। an-1 बराबर है n+2, और फर्स्ट टर्म आपको निकाल के दी गई है। आपने A2 मालूम करना है, तो यहाँ पर आप कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे? n की जगह 2 पुट कर दें, इस हिस्से में, इतने हिस्से में आप n की जगह 2 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा A2 - 1 इक्वल टू 2 + 2। दिस इम्प्लाइज ये A2 आ गया, ये नीचे क्या बन जाएगा? नीचे आ जाएगा A1 इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा जी जनाब आपके पास A1 की वैल्यू कितनी है? 2 इवन है, इक्वल टू 4 आ गया, तो यहाँ से A2 का आंसर कितना आ जाएगा? 4 + 2 6 आ गया, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आपने यहाँ पर n की जगह 3 पुट कर देना, पुट n इज इक्वल टू 3। अब इसी फार्मूले में दोबारा आप n की जगह 3 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा A3 - 1 इक्वल टू 3 + 2। दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा A3 - 3 - 1 कितना हो गया? 2, और ये आ गया 5 के बराबर। ये आ गया जी A3 अब A2 का आंसर कितना आया? 6 के बराबर आया, इक्वल टू 5 आ गया। दिस इम्प्लाइज A3 किसके बराबर आ जाएगा? 11 के बराबर। लास्टली अब आप इस यहाँ पर इस फार्मूले में n की जगह 4 पुट कर देंगे, पुट n इक्वल टू 4। 4 पुट करेंगे, आ जाएगा A4 - 1 इज इक्वल टू 4 + 2। दिस इम्प्लाइज A4 - A3 इज इक्वल टू 6। तो ये जनाब मोहतरम आपके पास आ जाएगा A4 - A3 का आंसर आया है 11 इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज A4 का आंसर आ जाएगा 11 और 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा 17 आ जाएगा जी आपके पास ये। तो नेक्स्ट ये आप आई होप के बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। मैं इसका एक पार्ट आपको और करवाता हूँ, डैट इज़ 10th पार्ट। देखें जी, सिमिलरली जैसा हमने पहले अभी कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। n की जगह 1 पुट करोगे, ये आ जाएगा A1 इज इक्वल टू A + 1 - 1 इंटू डी। ये आ जाएगा A + 0 इंटू डी, 0 इंटू डी 0 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1/a के बराबर। फिर इसी जगह आप n की जगह 2 पुट करो, ये आंसर आ जाएगा A + 2 - 1 डी। अजानें शुरू हो गई हैं जी। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर हमने अब अपने फार्मूले में, इस फार्मूले में यहाँ पर n की जगह 3 पुट कर देंगे, आ जाएगा 3 - 1, तो 2 रह जाएगा।
तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पर 1 आना है, 1/a+2d। इसी तरह फोर्थ टर्म मालूम करने के लिए आप n की जगह 4 पुट कर दोगे, आ जाएगा a+4 - 1d, और यहाँ पर भी ये 1 आएगा a+3d। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके 10 पार्ट हैं जिनमें से मैंने कुछ आपको पार्ट करवा दिए हैं। मकसद ये है कि आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। एक एक क्वेश्चन करवाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। हाँ, आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप जानते हैं कि मैं वो लाजमन सारे करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। आपको सीक्वेंस दिए हुए हैं, आपने इनकी इंडिकेटेड टर्म यानी जैसे यहाँ पर A7 लिखा है, आपने इसकी 7 टर्म मालूम करनी है। आपने यहाँ पर सिर्फ पैटर्न को पहचानना है कि पैटर्न क्या चल रहा है। पहली टर्म 2 है, अगली 6 है, फिर 11 है, फिर 17 है, अप टू सोन A7 तक आपने जाना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास 2 के बराबर है, अगली 6 है। तो आप गौर करें, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 4 का है, आगे डिफरेंस यहाँ पर 5 का है, आगे डिफरेंस यहाँ पर 6 का है, यानी कि एक एक का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो अगर इस पैटर्न के मुताबिक चलें तो 1 2 3 4 टर्म में दी हुई हमने A5 मालूम करना है। तो A5 कैसे आएगा, ये पिछली टर्म 17 लिखेंगे, इसमें यहाँ तक डिफरेंस 6 का है ना, तो अगली टर्म लिखने के लिए 7 ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। एक एक नंबर बढ़ाकर आपने ऐड करना है, तो 17 और 7 24 हो जाएगा। अगली टर्म आपने मालूम करनी है A6। तो A6 कैसे होगा, A5 में अब आप 8 ऐड करेंगे, यानी कि A6 का यहाँ पर जो फार्मूला निकलेगा वो आएगा A5 + 8। ठीक होगी बात ये। तो A6 आ जाएगा 24 + 8 डैट इज़ इक्वल टू 32। इसी तरह यहाँ पर A7 जो है, A7 निकालना है, वो बनेगी, आपका फार्मूला बनेगा A6 + 9। ठीक है, तो A6 का आंसर कितना है, A6 का आंसर है 32 + 9, तो इसमें कितना बन जाएगा 41। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये करना है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में जो पैटर्न चल रहा है वो आप ये देखें कि जब उसने पहली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड टर्म बन गई है। सेकंड टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाता है, फिर ये 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब आपकी जो A5 है उसका फार्मूला बनेगा, इसकी चौथी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो आगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A5 आएगा आपके पास 60 × 6 डैट इज़ इक्वल टू 360। आगे आपने छठी टर्म मालूम करनी है, छठी टर्म का फार्मूला बनेगा A5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ, तो A6 आपके पास आ जाएगी 360 × 7, तो ये बन जाएगा 7 0 तो 0 42, 21 और 4 25, 2520 आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखें। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपके पास जो दूसरे का तीसरा पार्ट है, आप इसमें गौर करें कि ऊपर नोमिनेटर में जो नंबर चल रहे हैं वो ओड नंबर हैं और नीचे जो 2 की पावर्स हैं। तो मतलब ये आपके पास देखो 4 टर्म दिए हैं, आपने 5वीं टर्म मालूम करनी है। तो नोमिनेटर लिखने के लिए अगला ओड कौन सा होगा, 7 के बाद 9, और ये है 8 2 की पावर 3, तो अगला होगा 2 की पावर 4। ठीक है, या आप ऐसे समझ लें हर पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करता जा रहा है नीचे, 4 2 8। ठीक है, अगली मरतबा आएगा यहाँ पर 16, तो 9/16 आ जाएगा। छठी टर्म बनेगी 9 के बाद अगला नंबर होगा 11, और नीचे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 32। ये छठी टर्म आ जाएगी इसकी। अगली टर्म A7, तो A7 बनेगा, ऊपर आ जाएगा 13 और नीचे 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इसका चौथा पार्ट। जी बेटा, इसका चौथा पार्ट जो है अगर आसान करके बताऊं तो वो आपको इस तरह नज़र आएगा, सिर्फ पहली 2 टर्मों को छोड़कर बाकी आप देखें चलते तो ये ओड नंबर चल रहे हैं, और ओड नंबर में एक इवन है, एक माइनस में एक प्लस में है। ये मतलब पहला सेम है, दोनों 1, फिर -3, फिर 5, फिर -7, अगला आएगा 9। ठीक है, इसमें आपने मालूम करनी है जी 8वीं टर्म। 3 और 5 दी हुई हैं, छठी टर्म बनेगी आपके पास 7 के बाद 9 आएगा और पॉजिटिव आएगा। 7वीं टर्म में आएगा 11, लेकिन माइनस का निशान आएगा 7, और 8वीं टर्म इसकी बनेगी 11 के बाद 13 पॉजिटिव के साथ। ये तो हो गया असल में जो फार्मूला है ना, यहाँ पर दो मरतबा जो 1 है उसका क्या चक्कर है बीच में, ये क्वेश्चन हो गया आपका। जब आपकी नंबर ऑफ़ टर्म ऑड है, नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड है, नंबर ऑफ़ टर्म इज़ ऑड, तो फिर सीन कुछ और है, और जब नंबर ऑफ़ टर्म इवन है तो फिर यहाँ पर सीन असल में कुछ और है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया तरीका उसका। ओड में जैसे यहाँ पर पहली टर्म है ना, तो A1 का आंसर 1 के बराबर है, जबकि तीसरी रकम जो है वो भी मतलब तीसरी ओड टर्म वो कैसे बनी है, वो ऐसे बनी है, पहली टर्म में से आप 4 को माइनस कर दें तो ये बन जाएगी 1 - 4 डैट इज़ -3। इसी तरह अगर आप मुझसे कहें कि यहाँ पर इसकी 5वीं टर्म बना के दिखाऊँ
तो पाँचवीं टर्म बनेगी A3 में से 4 माइनस कर दें तो A3 है -3, इसमें से आप 4 माइनस करें तो -7 बन जाएगा। ठीक होगी बात ये। और जबकि आपके पास जो इवन वाली टर्म है उसमें 4 प्लस करना है आपने, इवन वाली टर्म में 4 प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास है इवन वाली टर्म 5 है, मतलब यहाँ पर चौथी टर्म जो है इवन पर, दूसरी टर्म इवन वाली है वो है 1 के बराबर, और चौथी टर्म का जो जवाब है वो क्या है, वो निकालना है आपने सेकंड टर्म में 4 प्लस करके। तो सेकंड टर्म आ गई 1 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह अगर आप छठी टर्म बताएं तो वो निकलेगी A4 में 4 प्लस करके। तो A4 कितना निकला है, 5 है, और इसमें 4 करें तो छठी टर्म का जवाब 9 आएगा, जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से आप असल मेथड ये है, बाकी आपको मैंने आसानी से बता दिया पहले। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास नंबर जो चल रहे हैं सिर्फ ओड चल रहे हैं, एक इवन, एक प्लस में एक माइनस में, बस 1 2 3 4 5 6। इसमें आपने बतानी है इसकी 8वीं टर्म। तो A7 आएगा 11 के बाद 13 लेकिन प्लस के साथ, और A8 आएगा 13 के बाद 15 लेकिन माइनस के साथ। ठीक होगी बात ये। तो ये आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ले बेटा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं फाइंड दी नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपने अगली 2 टर्म में मालूम करनी है, इसका मतलब 4 टर्में दी हैं, 5वीं टर्म मालूम करनी है। पैटर्न समझना आपने, आप गौर करें कि पहले यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर आगे यहाँ पर इन दोनों के दरमियान 3 का डिफरेंस है, फिर इन दोनों के दरमियान 4 का डिफरेंस है। अब डिफरेंस कितना आएगा, 5 का, यानी कि ये आंसर बनेगा 16 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 21। आगे आपने मालूम करना है इसकी A6 छठी टर्म बनेगी, मतलब 5वीं टर्म में ऐड करेंगे। पहले अब कितना डिफरेंस ऐड किया, 5 का डिफरेंस ऐड किया, अब आपने 6 का डिफरेंस ऐड करना है। तो 21 + 6 यानी कि 27 आ जाएगा। ये आपके पास 2 टर्म मालूम करनी थी, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अब आप करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर सेकंड जो है वो आप गौर करें कि इसकी फ़र्स्ट टर्म जो है वो 1 है, और जो इसकी सेकंड टर्म है वो कैसे बनी है, ये इसकी फ़र्स्ट टर्म में 2 की पावर 1 इन 2 ऐड करने से, तो फर्स्ट टर्म 1 है, इसमें 2 ऐड किया डैट इज़ इक्वल टू 3 आ गया, यानी ये बन गई। इसी तरह अगर आप गौर करें तो इसकी थर्ड टर्म कुछ ऐसे बनी हुई है, इसकी सेकंड टर्म में अब 2 की पावर 2 ऐड कर दी है, यानी कि 4 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 3 + 4 डैट इज़ इक्वल टू 7। इसी तरह अगर आप 7 में ऐड करें, 7 में देखें तो 2 की पावर 3 यानी 8 ऐड कर दिया तो 15 हो गया, 15 में 16 ऐड कर दिए यानी कि 2 की पावर 4 31। अब हमने 2 की पावर 5 ऐड करनी है इसमें, यानी इसकी जो 5वीं टर्म बनेगी, 4 टर्म में आपको गिवन है, 5वीं टर्म बनेगी इस तरह। इसकी चौथी टर्म में 2 की पावर आपने ऐड करना है कितना जी, 2 की पावर 4 ऐड किया, 2 की पावर 5 ऐड करनी है। A की पावर A4 यानी चौथी टर्म 31 है, इसमें आप 32 ऐड कर देंगे, 2 की पावर 5 32 होता है ना, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 63। A6 आपने मालूम करना है, तो इसकी 5वीं टर्म में आप 2 की पावर 6 ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा A5 कितना है 63 है, और 2 की पावर 6 कितना होता है 64, ये आपके पास 127 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरह करना है। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट। अच्छा, अब इसका जो थर्ड पार्ट है आप इसमें गौर करें तो ये आपके पास पहली टर्म -1 है, फिर 2 है, ये जो टर्म बनी है इन दोनों को माइनस करें, यानी कि 2 में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, आंसर बनता है 3। इसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया है 4 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगी थर्ड टर्म। फिर उसके बाद 12 और 2 को माइनस करें, बाकी बचता है यहाँ 10 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, हर मतलब आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो बनेगा 40। अब आपने इसकी 5वीं टर्म मालूम करनी है, तो 5वीं टर्म भला कैसे बनेगी, इसको आप माइनस करेंगे पहले 40 में से 12 को, और इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हर 2 पिछली टर्म को माइनस करना है, और बाद में जो आंसर आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 40 - 12 कितना रहेगा 28 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 112 आ जाएगा आपके पास। छठी टर्म का आपके पास जवाब निकलेगा इस तरह। अब 112 में से माइनस कर देंगे पिछली टर्म को, यानी कि ये जो 40 है, यानी इसका फार्मूला बनेगा छठी टर्म का ये A5 - A4 × 4। ठीक होगी बात ये। तो ये 112 में से 140 को माइनस किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा A6 आपके पास। 112 में से 40 माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 82 ऐसा 72 × 4, ये आपके पास आ जाएगा 4 2 = 8 7 चौके 28 288। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। यह आपका क्वेश्चन वही है जो ऊपर उसने आपको दिया है, दूसरे का 5वां पार्ट, उसमें 8 तक मालूम करना है।
यहाँ पर भी आपने ये 8 यानी अगली 2 टर्म में मालूम करनी है। देखिए नंबर चल रहे हैं ओड वाले, एक प्लस में एक माइनस में। तो -11 के बाद अगला नंबर आएगा, इसकी 7वीं टर्म आएगी +13 और इसकी 8वीं टर्म बनेगी -15। ठीक है, तो लें जी आपकी एक्सरसाइज 6.1 अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट की और आपको मैंने सीक्वेंस का कंसेप्ट दिया। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे लाजमन आपने इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपने। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक सीक्वेंस की टाइप है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।